देखिए दोस्तों, आज तक हमने जो है संसाधन भूगोल की जो है बेसिक जानकारी ली। बेसिक जानकारी में बहुत सारे हमने टॉपिक्स लिए। अब आपके इसमें जो संसाधन भूगोल की जो फर्स्ट यूनिट है, वो मैंने आपको सिलेबस सेंड किया था पहले। इस फर्स्ट यूनिट के अंदर केवल जो है 2 टॉपिक रह रहे हैं, उसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि नेक्स्ट वीक तक आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसमें पहला आपके बच रहा है मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन, और इसके बाद आपके बचेगा एक एनर्जी रिसोर्सेज। ये 2 टॉपिक बचेंगे। 2 टॉपिक खत्म होने के बाद में आपकी फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी। टोटल 3 यूनिट्स है, जिसमें फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर 2 यूनिट बचेगी। जैसा कि इस बार जो है सरकार की गाइडलाइन है कि सिलेबस में कुछ चेंजेस होंगे, यानी कि 70-75% सिलेबस किया जाएगा। तो ये पता नहीं है कि कौन सा सिलेबस रखा जाएगा या कौन सा हटाया जाएगा, लेकिन हम सारे जो है टॉपिक कवर करेंगे। तो हट जाएंगे वो हटा देना, बाकी जो रह जाएंगे वो करते जाना। ठीक है। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो आता है खनिज संसाधन, यानी कि मिनरल रिसोर्सेज। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी मत्स्य व्यवसाय की, यानी कि फिशिंग की, कि मछलियाँ कहाँ कहाँ मिलती है और कहाँ कहाँ उनका उत्पादन होता है, कहाँ वो आयात निर्यात होती है, किन देशों में सर्वाधिक है। ये सारी चीज़ें हमने बात की थी। आज हम खनिज के बारे में बात करेंगे। मिनरल से खनिज का मतलब होता है जो खानों के द्वारा, यानी कि भूगर्भ से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ जो होते हैं वो खनिज कहलाते हैं। भूमि के अंदर जो तत्व हैं, जो मिनरल्स है, जो एलिमेंट्स है, उनको खोद कर बाहर निकाला जाता है, वो क्या है, वो है खनिज। अब ये खनिज अलग अलग रूपों में होते हैं। कुछ जैसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज, तो एनर्जी रिसोर्सेज अलग होते हैं। ठीक है। धात्विक खनिज अलग होते हैं, अधात्विक खनिज अलग होते हैं। इनको हम वन बाय वन सभी को पढ़ेंगे। तो देखिए, खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ है जो भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं। यानी कि पृथ्वी का जो ऊपर वाला कोर वाला जो पार्ट है, जो हम जिसकी बात करते हैं क्रस्ट वाला पार्ट है, उस क्रस्ट वाले पार्ट से जो खोद कर निकाले गए जो प्राकृतिक पदार्थ है, वो क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। खनिज प्रमुखतया प्राकृतिक एवं रासायनिक पदार्थों के सहयोग से निर्मित होते हैं। इनमें 2 चीजें मुख्य रूप से होती है, प्राकृतिक तत्व, यानी कि प्रकृति से मिले हुए तत्व, और एक रासायनिक पदार्थ, उनके दोनों के सहयोग से खनिज निर्मित होते हैं। इनका निर्माण अजैव प्रक्रियाओं द्वारा होता है। अजैव यानी कि अबायोटिक, बायोटिक की प्रक्रियाएं इसमें पार्ट नहीं लेती है। जो खनिजों की बात करते हैं तो बायोटिक जो है वो किसमें पार्ट लेते हैं, वो एनर्जी रिसोर्सेज में लेते हैं। क्योंकि हम मिनरल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है, अजैव अबायोटिक जो है प्रोसेस द्वारा ये पूरे होते हैं। अब खनिजों में धात्विक खनिज मुख्यतः धातु के मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खनिज की जैसे मान लीजिए मैग्नीज मिला, लोहा मिला, सोना मिला, ये अकेला मिलता है। अकेला नहीं मिलता है, ये बहुत सारी धातुओं के मिश्रण के साथ में मिलते हैं। यानी मतलब सारी धातुएं मिक्स होती है, उनको बाहर निकाल कर फिर अलग अलग किया जाता है। लास्ट ईयर हम जब सिविल की लैब में गए थे, उस लैब में हमने देखा था वहाँ पर कि बहुत सारी जो मिट्टियों के अलग अलग नाम देखे थे हमने, चट्टानों के, रॉक्स के, ठीक है, धातुओं के नाम देखे थे, तो वो सारे देखे थे, वो सब मिक्सअप रूप में मिलते हैं। खनिजों में धातुओं की मात्रा के अनुसार इनका दोहन किया जाता है, कि पहले पता लगाया जाता है कि कौन से क्षेत्र में खनिज अधिक मात्रा में है और कौन से क्षेत्र में खनिज कम मात्रा में। जहाँ पर अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ है वहाँ पर उनका अच्छे से दोहन किया जाता है। जहाँ पर खनिज पदार्थ कम मात्रा में है वहाँ पर दोहन कम किया जाता है। कम धातु संपन्न, यानी कि जिनमें धातुएं कम होती है, उन खनिजों का दोहन करने में परिश्रम भी लगता है और अधिक खर्चा भी आता है, इसलिए उनका दोहन कम किया जाता है। जबकि जो संपन्न धातुएं हैं, जिनमें धातु की मात्रा अधिक होती है, उन धातुओं का जो है दोहन अधिक किया जाता है। अधिकांश खनिज पृथ्वी के आंतरिक भाग में इसके भूगर्भ में पाए जाते हैं। अतः खनिजों का उत्पादन जिस स्थान विशेष पर किया जाता है उसे खान कहते हैं। जहाँ पर खनिजों का उत्पादन किया जाता है जिस स्थान पर, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उसे खान कहा जाता है। ठीक है। अब खनिज संसाधनों की कुछ विशेषताएं होती है। ये विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये विशेषताएं कहने मतलब उनकी प्रॉपर्टीज है, उनके अंदर गुण है वो है। देखिए, खनिज की जो पहली विशेषता वो है, खनिज निश्चित स्थानों पर ही बिखरे हुए क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे क्रस्ट की बात करें, पूरी पृथ्वी की बात करें तो हर जगह खनिज पाए जाएंगे। खनिज संसाधन केवल कुछ ही निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीज, कहीं पर मान ली रासायनिक क्रिया हुई है, वहां पर मैग्नीज मिला, सोना मिला कहीं पर,
कहीं पर आपको लोहा मिला, कहीं पर आपको तांबा मिला, तो ये बिखरे हुए स्थानों पर मिलते हैं, एक जगह नहीं मिलते हैं, अलग अलग स्थानों पर इनकी खोज की जाती है, तो पता लगता है कि बिखरे हुए स्थानों पर है ये। दूसरी इसकी विशेषता है खनिज अधिकतर भूगर्भ में पाए जाते हैं। खनिज जो है दो ही जगह मिलेंगे, या तो वो भूमि के अंदर मिलेंगे या फिर पहाड़ों के बीच। देखिए पहाड़ कब बनते हैं, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसकी वजह से क्या बनते हैं, पर्वत या पहाड़ बनते हैं, माउंटेन बनते हैं। उन माउंटेन्स के अंदर की जो पृथ्वी के अंदर से जो मिनरल्स होते हैं वो लावा के साथ बाहर निकलते हैं, वो जम जाते हैं। ठीक है, तो जब पहाड़ों को तोड़ा जाता है पत्थर के लिए, तो उसके अंदर भी ये खनिज निकलते हैं। लेकिन ज्यादातर जो खनिज की बात करें तो वो भूगर्भ यानी कि इस क्रस्ट के अंदर वाले पार्ट में ही मिलते हैं। खनिज पदार्थों को सर्वेक्षण के द्वारा पता लगाकर खनन क्रिया द्वारा भूगर्भ से बाहर निकला जाता है। इनका रिसर्च किया जाता है कि कहाँ कहाँ खनिज पाए जाते हैं, फिर उसके हिसाब से इनको भूगर्भ से बाहर निकाला जाता है। तीसरी विशेषता है इसकी, भूगर्भ में स्थित खनिज पदार्थ निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड मात्रा में पाएंगे, ये एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ का एक बार इनको बाहर निकालने के बाद उस अनुपात में हमेशा के लिए कम हो जाते हैं। मान लीजिए कि हम सोने का खनन कर रहे हैं या लोहे का खनन कर रहे हैं, तो वो पूरा 100 है पूरी अर्थ पर स्टार्टिंग में, हमने उसमें कुछ पार्ट निकाल लिया, जैसे 1% 2% निकाल लिया, तो वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब वो 98% ही रहेगा। ठीक है, बाहर निकालने के बाद उस अनुपात में हमेशा के लिए कम हो जाते हैं। खनिजों के पूर्ण रूप से निर्मित होने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन या 100 200 1000 साल में बन जाते हैं, करोड़ों साल लगते हैं इनको वापस से बनने में। अगली विशेषता है खनिजों से निर्मित जो वस्तुएं हैं मजबूत और टिकाऊ होती है। खनिजों से जो क्या है निर्मित वस्तु जो कि मजबूत और टिकाऊ होती है। मजबूत का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और टिकाऊ का मतलब काफी लंबे समय तक चलती है। स्ट्रॉन्ग कैसे कि इसमें विभिन्न तत्व मिले होते हैं, इसलिए मजबूत होती है। एक बार निर्मित होने पर लंबे समय तक उपयोगशील रहती है। जैसे हम बात करते हैं स्टील के बर्तन, तो स्टील क्या है 3 4 तत्वों से मिलाकर बनाया जाता है काफी हाई टेम्परेचर पर, तो वो बहुत मजबूत होता है। लोहे से भी ज्यादा मजबूत क्या होता है, स्टील होता है। इस तरीके से जो खनिजों से निर्मित वस्तुएं मजबूत और वो टिकाऊ होती है। फिर हम अगला विशेषता की बात करते हैं कि लगातार खनिजों का दोहन होते रहने से खाने अधिक गहरी होती जाती है। कि खनिजों का हम लगातार दोहन कर रहे हैं, तो उस दोहन करने से क्या होती है, खाने क्या है अधिक गहरी होती जाएगी। तो जैसे जैसे खाने गहरी होती जाएगी तो खर्चा बढ़ता जाता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ खनन कार्य भी खर्चीला हो जाता है। कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी आपको मशीनें और उपयोग में लेनी पड़ेगी, लेबर और उपयोग में लेनी पड़ेगी, तो वो आपका खर्चा बढ़ता जाता है। अगली विशेषता है खनिजों का जो उत्पादन है इनके उपयोग एवं बाजार में इनकी मांग के अनुसार किया जाता है, इनकी घटता बढ़ता रहता है। मान लीजिए किसी तत्व की किसी एलिमेंट की बाजार में डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा होने पर उसका जो है उसको ज्यादा मात्रा में निकाला जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी तत्व की जरूरत नहीं है मार्केट में, उसकी बहुत कम मांग है, तो उसको कम मात्रा में निकाला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये इसमें घटत बढ़त होती रहती है, कम ज्यादा होता रहता है। अब बात करते हैं हम खनिजों के प्रकार की। देखिए खनिज जो है पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, तो वो कितने प्रकार के या उनके टाइप्स की जो बात करते हैं वो उसकी बात करते हैं। अब तक उपयोग में लिए जाने वाले खनिजों की संख्या लगभग 1600 है। यानी कि इतने खनिज 1600 खनिज पृथ्वी के अंदर है, लेकिन इसमें से लगभग 200 खनिजों का ही उपयोग व्यवसाय के औद्योगिक रूप में किया जाता है। यानी कि 200 जो खनिज है वो ऐसे हैं जिनका ही उपयोग हो पा रहा है, बाकी जो 1400 खनिजों का उपयोग हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि उनका पता तो लगा है लेकिन उनका उपयोग नहीं है, जब तक तब तक उनका कोई यूज नहीं है। खनिजों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से, पहला है आपके धात्विक खनिज, मेटेलिक, यानी कि जिन खनिजों में धातु पाई जाती है, यानी कि मेटल पाया जाता है, उनको क्या कहा जाता है, धात्विक या मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है। जैसे लोहा है धातु है। ये धात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें चुंबकीय गुण होते हैं। ध्यान रखिएगा, जिन जिन खनिजों के अंदर चुंबकीय गुण होते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है, लोहा है, तांबा है, जस्ता है, शीशा है, टिन, टंगस्टन, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम आदि।
ये सारी क्या है, ये धात्विक खनिज है। उसका दूसरा आते हैं अधात्विक खनिज, यानी कि जिसके अंदर लोहांश के अंश नहीं पाए थे, लोहे के अंश, वो है अधात्विक खनिज। जिसके अंतर्गत आते हैं उर्वरक, यानी कि जो हम ये फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं वो खनिज, रत्न या मणि, जैसे जो मणि रत्न होते हैं, पन्ना, हीरा वगैरह, ये अभ्रक, नमक आदि, और भूद्रव, भूमि के अंदर जो द्रव्य पदार्थ पाए जाते हैं वो अधात्विक खनिज है सारे। फिर हम बात करते हैं खनिज ईंधन की, यानी कि फ्यूल ईंधन। ठीक है, उसके अंदर आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यानी कि एनर्जी रिसोर्स जिनको हम कहते हैं, तो ये ईंधन के रूप में काम आते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, खनिज ईंधन। अब हम वन बाय वन एक एक जो हमारे खनिज पदार्थ है उनकी बात करते हैं, जो मेजर मेजर रूप से जो पूरे हमारे अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो उसमें सबसे जो मुख्य अयस्क है वो है लोह अयस्क, यानी कि सबसे पहला जो धातु है वो आता है लोह अयस्क, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रयोग है। लोह अयस्क का पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रयोग है। जितने भी आपके जो हम बात करें बर्तन हुए, या फिर आपके जो कल कारखानों के पुर्जे हुए, मशीनें हुई, या फिर आपके जो यंत्र हुए, या फिर आपके परिवहन के साधन हुए, वो ज़्यादातर में किसका प्रयोग होता है, लोएस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो लोएस के बारे में बात करते हैं। भूपटल के संगठन में लोहे का अंश 5% पाया जाता है। देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसेप्ट समझना है आपको, कि दो सेंटेंसेस आएंगे आपके पास जिसमें कंफ्यूजन होगा, कि एक तो यहाँ पर लाइन आएगी भूपटल के संगठन में लोहे का अंश 5% पाया जाता है, यानी कि भूपटल, केवल हम ऊपरी क्रस्ट क्रस्ट की बात करते हैं, केवल क्रस्ट के अंदर लोहे का अंश कितना है, 5%। जबकि हम टोटल अगर अर्थ की बात करें, पूरे अर्थ की, तो उसके अंदर 30 से 35% क्या हुआ, लोहा पाया जाता है। अगर पूरे अर्थ की बात करते हैं तो उसमें 35% के आसपास, जबकि केवल क्रस्ट की बात करते हैं तो उसमें लोहे का अंश कितना है, 5%। वर्तमान समय में काम आने वाले छोटे 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 यंत्र से लेकर औद्योगिक इकाई में चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनें, यातायात के साधन आदि सभी वस्तुएं क्या है, लोहे से ही निर्मित होती है। भूगर्भ से निकाला गया लोहा अशुद्ध होता है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें और भी मिली हुई रहती है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होता है, अशुद्ध होता है। इसमें एल्यूमिनिया, चूना, मैग्नीशिया, सल्फरी, गंधक, टाइटेनियम, आर्सेनिक, तांबा, फास्फोरस आदि द्रव्य मिले रहते हैं। ये सारी चीजें इसका मिक्सअप के रूप में मिलती है, लेकिन इनको सबको अलग किया जाता है। ठीक है, अब ये तो था हमने लोहेस की बात करी, जनरल बातचीत की, कौन कौन सी चीजें क्या क्या बनती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लोहेस के प्रकार। देखिए 4 प्रकार का होता है ये, जिसमें लोहे की मात्रा के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है कि लोहे की मात्रा कितनी है, उसके आधार पर उसका नाम रखा गया है। तो लोहंश की मात्रा एवं शुद्धता के आधार पर लोहेस को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है आपकी मैग्नेटाइट। पहला आता है आपकी मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में देखिए इसके अंतर्गत जो लोहंश की मात्रा है वो कितनी है, 70% तक पाई जाती है, यानी कि जिसमें लोहे के अंश 70% तक है वो मैग्नेटाइट की श्रेणी में आता है। इसका रंग जो है काला होता है। लोहे का अंश ज्यादा होने की वजह से इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये आग्नेय और कायांतरित, यानी कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो सेल्स है, रॉक्स है, उनके जोड़, यानी कि उनके बीचों में पाया जाता है। जैसे आग्नेय जो शेल्स है, इग्नियस रॉक्स है, एक इग्नियस रॉक्स दूसरी दूसरी इग्नियस रॉक्स, उनके बीच में जो गैप होगा उस गैप में ये पाया जाएगा। ठीक है, मैग्नेटाइट लोह अयस्क में लोह के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा के मिश्रण के कारण से चुंबकीय गुण पाया जाता है। मैग्नेटाइट में क्या है, चुंबकीय गुण क्यों पाया जाता है, क्योंकि लोहे के साथ साथ इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी मिश्रण के रूप में रहती है। तो अब इस प्रकार के जो जमाव पाए जाते हैं जिसमें लोहे और ऑक्सीजन का मिश्रण हो, इन जमावों को क्या कहा जाता है, लोड स्टोन कहा जाता है। ठीक है, ये था आपकी मैग्नेटाइट। दूसरा आता है आपके हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो है उसके अंदर लोहे के अंश की मात्रा 50 से 65% होती है। उसमें 70% की मैग्नेटाइट में, हेमेटाइट में कितनी होती है, 50 से 65%। ठीक है, इसका रंग जो है लाल और भूरे रंग के समान होता है, मतलब कि न काले से थोड़ा कम होता है, इसलिए ये ब्राउन कलर का होता है। सर्वाधिक विस्तृत भाग में फैले होने तथा आसान परिष्करण के कारण यह सर्वप्रमुख लोह अयस्क है। कि सबसे ज्यादा जो फैलाव किसका है, वो है हेमेटाइट का। मैग्नेटाइट जो है लोएस को कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि हेमेटाइट लोएस को ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और आसानी से इसको परिष्कृत, यानी कि इसको अलग किया जा सकता है दूसरे खनिजों से। ठीक है,
तो इसके कारण ये जो है सबसे प्रमुख लोएस्ट है। और ये कहाँ मिलता है? ये सेडिमेंट्री रॉक्स में, ये अवसादी स्थलों में मिलता है। वो जो मैग्नेटाइट मिलता था वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक में था, जबकि हेमेटाइट जो मिलता है ये अवसादी स्थलों में मिलता है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में। अब जो सुपीरियर झील प्रदेश यानी कि यूएसए के अंदर जो झील प्रदेश है वहां की बात करते हैं, लेब्राडोर, क्वेबेक, मिनास गेराम, किबोयरॉक तथा बिलबाओ में हेमेटाइट के जमाव, ये 5-7 क्षेत्र है जहां पर इसके सर्वाधिक जमाव मिलते हैं हेमेटाइट लो आईएस के, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं हम, अगला है लिमोनाइट। लिमोनाइट की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत लोहंश की जो मात्रा है वो 50% देखिए, जैसे परसेंटेज कम होती जा रही है। मैग्नेटाइट में सर्वाधिक थी लोहे की मात्रा, फिर हेमेटाइट में उससे कम है, ठीक है, फिर लिमोनाइट में उससे कम है, तो इसमें लोहंश की मात्रा कितनी है? 50% तक पाई जाती है। इसके अंतर्गत धातु का रंग हल्का पीलापन युक्त भूरा होता है, मतलब ब्राउन होता है लेकिन उसमें हल्का पीलापन लिए होता है। इसके अंतर्गत लोहा, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। जो लिमोनाइट लोहा है इसके अंदर इन 3 चीजों का मिश्रण है, लोहे का, ऑक्सीजन का एवं हाइड्रोजन तत्वों का, इनका मिश्रण पाया जाता है। और ये भी कहाँ मिलता है आपको? सेडिमेंट्री रॉक्स में, अवसादी स्थलों में मिलता है। इसको लिमोनाइट जो लोहा है इसको दलदली लोहा भी कहते हैं, बॉग आयरन भी कहते हैं, दलदली लोहा, ठीक है, क्योंकि लोहे की मात्रा कम है तो आसानी से टूट जाता है, इसलिए क्या कहते हैं? दलदली लोहा भी कहा जाता है। फिर आपके अगला आता है सिडेराइट। चौथे नंबर का है सिडेराइट। तो इसके अंतर्गत देखिए लोहे की मात्रा 20 से 30% यानी कि बहुत कम, 20 से 30% लोहे की मात्रा होती है। इसका निर्माण जो है लोह और कार्बन के मिश्रण से होता है। इसके अंदर कार्बन मिक्स होने के कारण ही क्या होता है, ये बहुत लचीला या कमजोर होता है। सिडेराइट धातु का रंग जो है धूसर राख, राख का कलर देखा होगा, ऐश का आपने, ग्रे ऐश वाला के समान होता है। अधिकांश सिडेराइट जमाव जुरासिक काल के हैं। जुरासिक काल था, जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कौन कौन से टाइम पीरियड थे, उसके अंदर जो जुरासिक काल है तब के जमाव जमे हुए हैं इसके। इस वर्ग का लोहा जो का मिलता है लंकाशायर, यानी कि लंकाशायर कहाँ है? ये इंग्लैंड में, ब्रिटेन के अंदर है लंकाशायर के। स्कंदथोर के क्षेत्र फ्रांस के लॉरेन और लग्जमबर्ग में मिलता है। फ्रांस और ब्रिटेन के जो क्षेत्र है वहां पर ये मिलता है सिडेराइट। अब देखिए संचित राशि इसकी, पृथ्वी के ऊपर अगर हम बात करें तो संचित यानी कि कहाँ कहाँ कितना कितना जमाव है लो अयस्क का, आयरन ओर का, तो उसकी बात करते हैं हम। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग अर्थात भूपटल के निर्माण में लोहे का जो है 5% भाग, अभी हमने पढ़ा था। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण में लो अयस्क का प्रथम स्थान 35% है। ये प्रश्न आईएएस में पूछा गया प्रश्न है कि संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। जबकि आरएस के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी के भूपटल पर लोहे का अंश कितना प्रतिशत है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, केवल ऊपरी क्रस्ट की बात करें तो 5% है, और होल जो है अर्थ की बात करें तो उसके अंदर लोहा सबसे नंबर 1 आता है 35%। उसके बाद ऑक्सीजन आता है, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन आता है, पहला है लोहा, ठीक है। अब उच्च धातु संपन्नता युक्त लोह का संचित जो भंडार है वो लगभग कितना है? 150 अरब मीट्रिक टन, ये अनुमान है। ये जो डेटा होते हैं इनके भंडारों से संबंधित ये अनुमान होते हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक है वो इसकी खोज करते हैं, और खोज करने के बाद में वो एक अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर कितना, जहाँ जहाँ इसके अंश मिलते हैं उस पूरे एरिया को कवर करते हुए देखते हैं कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो उसके हिसाब से इसका अनुमान लगाया जाता है कि कितना इसका क्षेत्रफल है या कितना इसका संचित भंडार है। इसका लगभग जो है 25% भाग वो कहाँ है? पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में। 25% तो पश्चिमी यूरोप यानी कि फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल वाला पार्ट, ब्रिटेन वाला पार्ट और उत्तरी अमेरिका में है। फिर 25% की बात करें तो वो कहाँ है? रूस एवं पूर्वी यूरोप के प्रदेशों में, यानी कि रूस वाला भाग और पूर्वी यूरोप के देश में, जिसमें यूक्रेन आता है, हॉलैंड आता है, वो सारे क्षेत्र आते हैं उसके अंदर। फिर 20% जो है वो दक्षिण अमेरिका देशों में, दक्षिण अमेरिका के जो ब्राजील, अर्जेंटीना उन क्षेत्रों में 20% पार्ट वहाँ है, ठीक है। और बाकी का जो शेष 20% है वो दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के देशों में पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का मतलब है इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, भारत, ये वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर। और पूर्वी एशिया का मतलब है आपके चाइना, जापान वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में। तो ये सारा क्षेत्र है जहाँ जहाँ कितना कितना प्रतिशत है लो अयस्क यानी कि आयरन ओर पाया जाता है। उसके बाद हम इसका वर्ल्ड में जो है लो अयस्क का उत्पादन देखते हैं।
लोह का विश्व में उत्पादन कहाँ कहाँ है? देखिए सन 1948 में विश्व में कुल लोह का उत्पादन 10.35 करोड़ टन था। 1948 में जो इसका उत्पादन था वो 10.35 करोड़ टन था, जो अभी बढ़कर 2010 में कितना हो गया, 240 करोड़ टन। लगभग जो है हम बात करें कि ये कितना हो गया, 24 गुना हो गया, करोड़ टन लोह का उत्पादन हुआ। वर्तमान में जो है चीन सर्वाधिक लोह का उत्पादन करता है, और चीन के बाद जो नंबर आता है वो आता है ब्राजील का, ऑस्ट्रेलिया का, रूस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका तथा स्वीडन, ये सब है। तो सबसे नंबर 1 पे कौन है? चीन है। हम बात करते हैं एक एक देश की, तो चीन की बात करते हैं। तो चले, चीन वर्तमान समय में जो लोह के उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। चीन में पाए जाने वाले लोह को धातु संबंधता लगभग 35%, यानी कि चीन में जो लोहा पाया जाता है उस लोहे की बात करें तो उसमें धातु संबंधता है, जिसमें जिस तत्व में धातु सर्वाधिक होगी वो लोहा अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा, तो इसमें 35% धातु संपन्नता पाई जाती है वहाँ के लोहे में। और चीन के जो प्रमुख लोह इस्पात क्षेत्र वो ये वाले हैं, दक्षिणी मंचूरिया। देखिए चीन के ऊपर मंचूरिया वाला क्षेत्र है, तो मंचूरिया में जो दक्षिण गोबी के मरुस्थल के नीचे वाला जो पार्ट है दक्षिणी मंचूरिया, वहाँ यहाँ चीन के कुल संचित भंडार का 50%। देखिए पूरे चीन की बात करें ओवरऑल तो दक्षिणी मंचूरिया वाला क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में 50% जो है लोएस्ट आयरन और पाया जाता है। दक्षिणी मंचूरिया के प्रमुख लौह उत्पादक प्रदेश अनशान, चोंगलिंग तथा पेंकी है, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। फिर इसके अंदर हम बात करें दक्षिण चीन में ही अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो दक्षिणी मंचूरिया के अतिरिक्त जो चीन के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र है वो हैनान द्वीप है, चाहा हुनान है, ये नाम है वहाँ के क्षेत्रों के। तो वहाँ पर ये जैसे मंगोलिया, आंतरिक मंगोलिया वाला क्षेत्र है, हुंगियान वुहान क्षेत्र है, ये सारे क्या है, ये यहाँ पर जो है लोएस्ट पाए जाते हैं चीन के अंदर। उसका दूसरा देश आता है ब्राजील। ब्राजील वर्तमान समय में लोह उत्पादन की दृष्टि से विश्व का दूसरा प्रमुख लोह उत्पादक देश है। वर्तमान समय में दूसरे नंबर पर कौन है? ब्राजील है। ब्राजील का जो है मिनास गेरास राज्य प्रमुख लोह उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य? मिनास गेरास नाम से राज्य है, वो प्रमुख लोह उत्पादक राज्य है। ब्राजील में काराजोस एवं इंडियन जमाव क्षेत्र भी प्रमुख है। उसके बाद बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया जो है लोह उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, कुल विश्व उत्पादन का ऑस्ट्रेलिया से 18.4% लोह इसका उत्पादन होता है। 18.4% जो लोह इसको उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश उत्पादन पिलबारा क्षेत्र एवं उसके आसपास 1000 किलोमीटर दूर स्थित हेम्सले खदान एवं गोल्डन नदी खदान से होता है। ये उसके क्षेत्र हैं ऑस्ट्रेलिया के, जहाँ से लोह इसको उत्पादित होता है, जहाँ इसके खाने हैं। इनके अलावा क्लीवलैंड, तस्मानिया एवं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित मिडिल बैंक रेंज, आयरन नॉक एवं सिडनी क्षेत्र ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ये क्षेत्र हैं, इनके नाम ध्यान रखिएगा आप। लोकेशन से जैसे आपको नाम भी ध्यान नहीं रहते हैं तो मैप के अंदर आपको शो करते हैं, तो जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया आपने देखा मैप के अंदर, तो आपको कुछ प्रमुख नाम जैसे क्लीवलैंड सीधे सीधे मिल जाएगा, तस्मानिया आपको सीधे सीधे मिल जाएगा, आपको सिडनी क्षेत्र, इनको पॉइंट आउट करके आप वहाँ लिख सकते हैं कि साहब यहाँ पर लोएस्ट मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रूस की। ठीक है, रूस पहले लोहा के उत्पादन में सबसे नंबर 1 था, लेकिन जब 1991 में इसका विघटन हुआ उसके बाद से रूस नीचे आ गया। 1979 के तक जो लोएस के उत्पादन के मामले में रूस सबसे पहला था, नंबर 1 था। ठीक है, तो 79 तक रूस क्या था, लोएस के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। वर्तमान में रूस का लोएस उत्पादन में 5वां स्थान आ गया है, मतलब ये 5वें नंबर पर आ गया। वर्तमान में रूस के लोएस उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित है। यूराल प्रदेश, जहाँ पर यूराल जो पर्वतमाला फैली हुई है, माउंटेन रेंज फैली हुई है यूराल, तो वो वाली रेंज है, उसके अंदर लोएस्ट मिलता है। गोर्नाया सोर्निया, गोर्नाया सोरिया जो है ये भी उधर आसपास से पड़ेगी, ओबिनिसिलिना क्षेत्र में। पश्चिमी साइबेरिया, पश्चिमी साइबेरिया का मतलब यानी कि जो यूरोप यूराल प्रदेश के पास वाला क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है, पश्चिमी साइबेरिया। आमूर घाटी, आमूर घाटी आपको बिल्कुल एशिया के ये रूस के मध्य भाग में मिलेगी। आप घूमेंगे तो आमूर की नदी है, नदी के आसपास वाला क्षेत्र आमूर घाटी, वहाँ ही मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की। भारत में जो लोहा है इसके जमाव की दृष्टि से भारत देश का सबसे बड़ा देश है, मतलब कि जमाव। देखिए अब तक हमने बात करी उत्पादन की,
लेकिन अगर हम बात करें कि लो एस के जमाव कहाँ ज़्यादा है, तो भारत में इसके जमाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके हिसाब से सबसे बड़ा देश है। भारत का 40% जो लोहा है वो कहाँ से होता है, उड़ीसा के बोनाई, सुंदरगढ़, मयूरभंज, देवझर तथा झारखंड के सिंहभूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। 40% इंडिया का जो लोहा अयस्क है वो इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा लोहा अयस्क उत्पादित होता है, जहाँ देश के कुल उत्पादन का 23.4% लोहा निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ से 23.4% जो है लोहा निकाला जाता है। इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं जिनमें मध्य प्रदेश आता है, आपके आंध्र प्रदेश के कर्नूल, कुंडप्पा, करीमनगर, वारंगल तथा अनंतपुर जिले, ये किसके हैं, ये तो आंध्र प्रदेश के जिले हैं। फिर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का चिकमंगलूर जिला, महाराष्ट्र का चांदा जिला और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के इसमें जम्मू मिलते हैं। यहाँ पर बहुत कम जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश का इन क्षेत्र में काफी कम है, इतनी खोजबीन हुई नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम है। तो संसार का लगभग 9.2%, 9.2% जो है लो अयस्क भारत में ही उत्पादन होता है। तो ये तो केंद्र भारत की बात। उसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य जो संपूर्ण विश्व के कुल उत्पादन का 4.1% उत्पादन करता है, 4.1% करता है। 2010 में विश्व में लौह उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य का 7वां स्थान था। ठीक है, 2010 में 7वां नंबर पे था। यहाँ के जो प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, सुपीरियर झील प्रदेश, आपको पता है सुपीरियर झील उसके आसपास का जो प्रदेश है जिसमें मेसाम्बी रेंज आती है, आप देखेंगे तो मेसाम्बी रेंज आपको मिल जाएगी, नेचुरल जो नॉर्थ अमेरिका वाला जो पार्ट होता है। फिर दूसरा इसके अंदर दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश की हम बात करें तो अलबामा राज्य आता है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी प्रदेश का प्रमुख लोह अयस्क उत्पादक राज्य अलबामा है। दक्षिणी पूर्वी का मतलब है जो अटलांटिक महासागर की तरफ है वो अलबामा। अलबामा राज्य का जो बर्मिंघम क्षेत्र मुख्य क्षेत्र है। फिर उसके बाद अगला इसमें आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणी पश्चिमी एवं पश्चिमी क्षेत्र। दक्षिणी पश्चिमी एवं पश्चिमी क्षेत्र की बात करता है कैलिफोर्निया की तरफ। ठीक है, अमेरिका का नक्शा देखेंगे तो कैलिफोर्निया की तरफ वाला जो पार्ट है उसकी बात करता है ये। तो इस प्रदेश के प्रमुख उत्पादक राज्य कैलिफोर्निया एवं वायोमिंग है। ठीक है, ये है। उसके बाद फिर यूक्रेन है, यूक्रेन के अंदर भी लोहेस के भंडार मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा का जो लोहेस उत्पादन है विश्व में 9वां स्थान है। ठीक है, कनाडा के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है लेब्राडोर, ऑन्टेरियो, नोवा स्कोशिया, क्वेबेक, ब्रिटिश कोलंबिया तथा न्यूफाउंडलैंड। यानी कि जो ग्रीनलैंड के पास वाला क्षेत्र है, जिधर हम बात करते हैं ग्रीनलैंड और अमेरिका के पूर्वी भाग वाला, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग वाला, जहाँ पर आपके जो न्यूफाउंडलैंड वाला क्षेत्र है, न्यूफाउंडलैंड के क्षेत्र के आसपास वाला जितना भी क्षेत्र है ये सारे वहीं पे हैं। क्वेबेक वहीं पर है, ब्रिटिश कोलंबिया वहीं पर है, ओंटारियो, लेब्राडोर से वहीं पर है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर लोएस के होता है कनाडा में। उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो प्रमुख उत्पादक देश जो है दक्षिण अफ्रीका संघ है, जिसका विश्व में लौह उत्पादन दृष्टि से 8वां स्थान है। ठीक है, ये 8वें नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ के प्रमुख उत्पादक प्रदेश जो ट्रांसवाल का प्रिटोरियो, इम्फावा जिम्बी क्षेत्र, उत्तरी केप राज्य का मोसम्बाम्बर एवं नेटाल प्रांत पूर्वांचल क्षेत्र है। ये सारे दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन में भी लोएस्ट, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आप नाम सुना होगा। स्वीडन उत्तरी यूरोप में है। तो यूरोप महाद्वीप में सबसे अधिक लोएस्ट का भंडार स्वीडन में है। अगर पूरे ऑल ओवर यूरोप की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, वो स्वीडन में है। ठीक है, तो स्वीडन का अधिकांश लोह भंडार इसके उत्तरी एवं मध्य भाग में स्थित है। स्वीडन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र किरुना और गैलीलिया है। फिर उसके बाद कुछ क्षेत्र और है जिनके मैं नाम लेता हूँ, जैसे स्पेन हुआ। स्पेन में लोहा के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, लाइबेरिया हुआ, दक्षिण अफ्रीका संघ का पार्ट है, ये नीचे देखोगे अफ्रीका में मिल जाएगा। फ्रांस है, फ्रांस में भी जो है लोहा पाया जाता है। मैक्सिको है, मैक्सिको जो यूएस है उसके जस्ट नीचे मिलेगा आपको मैक्सिको। ठीक है, अब इस लौह अयस्क का अंतरराष्ट्रीय व्यापार देखिए, संपूर्ण जो विश्व में उत्पादित लौह धातु का लगभग 1/3 भाग का जो विभिन्न देशों में मध्य आदान प्रदान है। यानी कि सबसे ज्यादा लौह अयस्क का आदान प्रदान क्यों होता है, क्योंकि सारी जो मशीनें हैं, पुर्जे हैं, वो सब इसी से बनते हैं। जापान जो है विश्व में लौह अयस्क के आयात की दृष्टि से, यानी कि जो इंपोर्ट करता है वो सबसे ज्यादा कौन करता है, वो जापान करता है। यह अपनी आवश्यकता का लगभग 90% लौह अयस्क का आयात करता है। यानी कि जापान की जो इकोनॉमी है वो इस वजह से चलती है कि ये लौह अयस्क जो है आयरन ओर को
90% वो परचेज करता है, फिर उसे मशीनें बनाता है और फिर उसको वापस एक्सपोर्ट करता है। इसी से इसकी इकोनॉमी चलती है। जापान में जो आयातित लौह अयस्क के प्रमुख निर्यातक देश यानी कि जो इसको देते हैं, लौह अयस्क जो जापान को प्रोवाइड कराते हैं वो देश है भारत, पेरू, ब्राजील, चिली, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ये देश इसको क्या कराते हैं, लौह अयस्क प्रोवाइड कराते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का दूसरा प्रमुख लौह अयस्क आयातक देश है। अब इसके बाद में दूसरा नंबर किसका आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्या करते हैं, ये इनको जो है लोहे इसको कच्चे माल को लेकर उसको फिर परिष्कृत करके इसको शुद्ध करते हैं और उससे बहुत सारे कल पुर्जे बनाते हैं, बहुत सारी जो मशीनें बनाते हैं और उन मशीनों को वापस से फिर अच्छे रेट में बेचते हैं। तो ये इनकी इकोनॉमी का एक आधार है। देखिए, जो फॉरेन कंट्रीज है जितनी भी इकोनॉमी डेवलप हुई है, जो विकसित कंट्रीज में आई है, तो वो इसी कारण से आई है कि वो लोग इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फोकस करते हैं कि कोई भी चीज़ इंपोर्ट करो, उसको वापस से बनाओ और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दो। इसमें अब वेनेजुएला, कनाडा, चिली, ब्राजील, नाइजीरिया संयुक्त राज्य के लिए प्रमुख ये निर्यातक देश है जो संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात करते हैं। ये था आपके लो एस के आयरन और आज के चैप्टर में हम इतना ही करेंगे। बाकी हम जो मंडे से क्लास होगी उसमें करेंगे। लेकिन अभी एक